अयोध्या सरयू नदी के पास 2.77 एकड़ का एरिया प्लॉट है। प्लॉट नंबर 583 भारत का सबसे पुराना डिस्प्यूटेड एरिया था, जहां पर आज की डेट पे रामलला जी का मंदिर बनाया गया है। जो डिस्प्यूटेड जो एरिया था वो 2.7 एरिया लैंड था और जो एक्चुअल में डिस्प्यूटेड जो एरिया था वो 0.313 एरिया का लैंड था। भविष्य पुराण और लोमेश रामायण में किंगडम ऑफ कोसला को कैपिटल बताया गया है। आप चाहे तो डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। राम के बेटे कुछ अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था। इनकी पीढ़ी से 44 राजा आए थे जिन्होंने इस राज्य में राज किया था। जो आखिरी राजा थे वो बृहदबला थे। ये वो दौर था जब महाभारत हुई थी। उसमें अभिमन्यु और बृहदबला के बीच युद्ध होता है जिसमें बृहदबला की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या और राम मंदिर की हालत खराब होने लगती है। 57 साल के बाद किंग ऑफ विक्रमादित्य अयोध्या पहुँचते। उनकी मुलाकात वहाँ के संतों से होती है तो संत उनको अयोध्या के बारे में बताते हैं, जिसको सुनकर वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और पुनः राम मंदिर का निर्माण कराने की बात कहते हैं। उसी बीच होता है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर के बीच युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है। 20 अप्रैल 1526 में बाबर की भारत में एंट्री होती है। वो दूसरे धर्मों के मंदिर को तोड़ के अपने धर्म का मस्जिद बनवाता है, सिर्फ अपने साम्राज्य की पावर दिखाने के लिए। इन सब के बारे में तारीखें आई अवध और अकबर आई मसूद में डिटेल में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कोट रामचंद्र गांव ही है जहां पे मस्जिद बनवाई गई है। ये उसी गांव में 2.7 एरिया में मस्जिद बनाई गई है। जहां पे पहले राम मंदिर था उसको तोड़ के बनाया गया है। ये परगना हवेली तहसील के अंतर्गत आता है, जो कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उसका नाम बदलकर अभी अयोध्या कर दिया गया है। तो जो वहाँ के आसपास की पब्लिक थी उन्होंने दबी आवाज़ में इसका विरोध किया था और 1857 में धीरे धीरे मुगल का राज खत्म होने लगा था। इसी बीच में एक चीज़ हुई थी, इसी केस को महत्वपूर्ण बना देती। जो 7 अंग्रेज थे वो नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट में ट्रेवल करने आए थे। वो अपना नोट बनाते थे, जो कि अर्ली ट्रेवल इन इंडिया नामक बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो जो सवाई सिंह जो राजा थे उनको भी मंदिर से बहुत लगाव था और ब्रिटिश का दौर शुरू हो रहा था। तो राजा सवाई ने मस्जिद के बगल में ज़मीन खरीदकर राम चबूतरा बनवा दिया, जिससे हिंदू वहाँ पे जाके पूजा करने लगे और दूसरी तरफ मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते थे। अब मुगल का दौर खत्म हो चुका था, ब्रिटिश सरकार का राज शुरू हो गया था। तब हिंदूवादी लोगों ने ब्रिटिश सरकार से कहा पहले यहाँ पे राम मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनवाया गया। तो ब्रिटिश सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं रॉबर्ट मार्टिन, उनको बोला जाता है आप सर्वे करके एक रिपोर्ट को सबमिट करिए। अपना सर्वे पूरा करके बताते हैं ये पता नहीं लग पाया है कि यहाँ पे पहले मंदिर था पर ये मस्जिद खाली जमीन पे नहीं बनी है। अपने रिपोर्ट में बताते हैं 1853 में राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पर हनुमानगढ़ी है, जिसमें को निर्मोही अखाड़ा संभालते थे। मार्टिन की रिपोर्ट के बाद वहाँ के जो हालात थे वो अनरेस्ट थे। निर्मोही संत बोलते हैं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसका कंट्रोल लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं और पहली बार ऑफिशियली वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। इसके 2 साल बाद 1855 में सुन्नी शाह गुलाम हुसैन कहते हैं हनुमानगढ़ी जो है पहले यहाँ पे मस्जिद को तोड़कर मस्जिद बना था और 500 मुस्लिम को लेकर हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। लेकिन पहले से 800 बैरागी संत पहुंचे हुए थे। काफ़ी लड़ाई होने के बाद 75 मुस्लिम लोगों की जान चली जाती है। इसके बारे में गोपाल की किताब में एनाटॉमी ऑफ ए कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ है। इन दंगों के कारण ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान थी और विवादित जमीन को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ब्रिटिश सरकार को लगा ऐसा कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जमीन को डिवाइड करने के लिए ग्रिल और विक्स का इस्तेमाल किया, जिससे मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ सके और हिंदू बाहर पूजा कर सके। और 1858 में पंजाब के रहने वाले संत निहंग सिंह अपने 25 साथियों को लेकर डिस्प्यूटेड एरिया में पहुंच जाते हैं और मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और हवन किया। साथ में कोल से अंदर राम मंदिर लिख देते हैं और गुरु नानक की भी पूजा करते हैं। चबूतरा की हाइट बढ़ा देते हैं और भगवान राम की फोटो लगा देते हैं, जिससे सैयद मोहम्मद खातिर उस एरिया के थानेदार को रिटर्न कंप्लेन करते हैं। 1877 में महंत रघुवर दास ब्रिटिश सरकार से सिंह द्वार खोलने और मंदिर बनाने की परमिशन मांगते हैं, पर ब्रिटिश सरकार के चीफ परमिशन नहीं देते। उनको लगता है इससे दंगे हो सकते हैं, इसलिए परमिशन नहीं देते हैं। सन 1880 में महंत रघुवर दास कोर्ट में केस कर देते हैं और 18 मार्च 1886 को जो वहाँ के जज होते हैं उसको डिसमिस कर देते हैं। एक बार फिर महंत रघुवर दास केस करते हैं और मंदिर बनाने की परमिशन मांगते हैं, जिसमें कोर्ट उनको बोलता है आपकी कोई ऑनरशिप नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे पूजा करते हैं, इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता, आप वहाँ पे मंदिर नहीं बना सकते हैं। 27 मार्च 1994 शाहजहांपुर में गांव में गाय की हत्या कर दी जाती है, जिससे बहुत बड़े लेवल में दंगे हो जाते हैं। जब मुस्लिम लोग बोलते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं, हिंदू लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, तो हम नमाज कैसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं? ये शरीयत के खिलाफ है, ऐसा करना सही नहीं है। और 1994 अखिल भारतीय रामायण सभा अपने हिंदू वाले एरिया में 9 दिन का पाठ रखता है और पाठ खत्म होने वाला होता है तो 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं और अगले दिन बहुत भारी मात्रा में हिंदुओं की लाइन लग जाती है पूजा करने के लिए।
जिससे सुन्नी वक्फ बोर्ड FIR कर देता है और बोलता है रामलला प्रकट नहीं हुए हैं, ये लोग खुद ही रामलला की मूर्ति वहाँ रख दिए हैं ज़मीन लेने के लिए। तो गवर्नमेंट उस एरिया को सील कर देती है जिससे किसी तरह का दंगा न हो और हिंदू लोगों को भी आउटर दीवार में रामलला के दर्शन करने की परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद वक्फ बोर्ड वहाँ से मूर्ति हटवाने के लिए वहाँ की सरकार से बात करती है और जो यूपी के CM होते हैं वह मूर्ति हटवाने के लिए उस टाइम के डिप्टी जो कमिश्नर होते हैं उनको ऑर्डर दे देते हैं। वो ऐसा काम करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं मूर्ति हटाने मतलब आग से खेलने के समान है। लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो वो बोल देते हैं KK नायर मुझे जॉब नहीं करनी है, वो रिजाइन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें एक लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी, जो मल्टी डिस्कशन के बाद सरकार ने सिचुएशन को भांप लिया और डिसाइड किया मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे और उसको सील कर देते हैं, जिससे दोनों पक्ष के लोग नाराज़ नहीं होंगे। तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 से मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया जाता है कि एरिया को अब आम जनता के लिए सील कर दिया जाए, उसके इनर आउटर दोनों पोर्शन को सील कर दिया जाए। इसमें हिंदू पक्ष होता है उनको परमिशन मिलती है कि राम चबूतरा पे ही आप पूजा करें, वहीं पे हवन करें और यहीं से लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका, आउटर पोर्शन किसका है, ये किसकी गलती है और मालिकाना हक किसका है। ये सारी चीज़ें कोर्ट से डिसाइड होती है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। जब ये सारी चीज़ें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह फैजाबाद कोर्ट में केस कर देते हैं कि मैं पूजा करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे पूजा नहीं करने दी जा रही, जो कि ऑलरेडी ये पोर्शन हमारा है। उसके साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो अलग से एक केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर कोर्ट इन सब चीज़ों को सीरियसली लेता है और एक ऑर्डर देता है जो पूरा विवादित एरिया है उसका एक ऑफिशियली मैप रेडी किया जाए। ये ऑर्डर 1 अप्रैल 1950 को दिया जाता है और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो थे वो पूरे एरिया को 2 साइड प्लान सबमिट करते हैं, एक तो मैप, दूसरा ये बिल्डिंग के साथ विद लोकेलिटी ये मैप देते हैं। जब ये डिसाइड होता है इसका सारा फैसला कोर्ट से होता है तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करनी दी जाए। मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए और कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया है इसको विवादित ढांचा बोला गया है और जो बाकी पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई है, बाबर एक सुन्नी था और उस हिसाब से ये जो मस्जिद है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अब ये जितने भी केस कर रहे थे ये सारे केस इकट्ठा करके हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाए, लेकिन बहुत डिले हो रहा था इस प्रोसेस में क्योंकि फैसला आना ही अपने आप में हालत खराब कर देता था पूरे शहर। अब जो हिंदू संगठन थे वो VHP और RSS इन सारी चीज़ों से खुश नहीं थे। उन्हें लगा ऐसा से तो हमें कभी ज़मीन नहीं मिलेगी, तो ये लोग इनके अलग अलग टीम बना के काम स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिजॉल्व होकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। अब इसके साथ अप्रैल 1984 में VHP एक कैंपेन स्टार्ट करती ताकि ऑल ओवर इंडिया में राम मंदिर की जो मुहिम है उसे तेजी आ सके। तो उन्होंने इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का प्लान करती ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले और इससे ये प्लान था कि लोग अलग अलग जाके स्पीच देंगे जो इस मुद्दे को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके।